नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। गुरुवार 19 दिसंबर को भारतीय संसद में जो कुछ हुआ उसकी कल्पना कम से कम हमारे आजादी के नायकों ने तो बिल्कुल नहीं की थी। और जो संविधान उन्होंने बनाया था इस उम्मीद से कि इस देश के हर नागरिक को इज्जत के साथ, बराबरी के साथ, पूरे सम्मान के साथ जीने का हक मिले, उनकी विरासत पर इस तरह से हमला होगा ये कल्पना भी नहीं की गई थी। लेकिन बीजेपी के राज में जो न हो वो थोड़ा, और मोदी ने इस बात को भी मुमकिन कर दिखाया कि उनके रहते अब संसद में भी धक्का मुक्की, हल्ला गुल्ला तो चल ही रहा था, लेकिन अब धक्का मुक्की तक होने लगेगी और नौबत ऐसी आ जाएगी कि एक दूसरे पर झूठे आरोप लगेंगे और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष को झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश भी होगी। जी हां, इस समय राहुल गांधी पर जिस तरह से धाराएं लगाई गई हैं आपराधिक किस्म की, और उनको जो बताया गया है कि वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति हैं और उन पर तमाम लांछन लग रहे हैं, यहां तक कि अब उन पर एक महिला सांसद ने अभद्रता करने तक का आरोप लगा दिया। तो राहुल गांधी को लेकर इस समय बीजेपी जिस तरह से हमलावर हो रही है, असल में वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रही है ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि संसद का ये जो धक्का मुक्की कांड है वो उसमें एक नया मोड़ आ गया है। अब सवाल उठने लगे हैं कि राहुल गांधी पर जो धाराएं लगाई गई वो फर्जी मामलों में लगाई गई हैं, और अगर वाकई ऐसा कुछ है तो कहां है इसके सबूत? क्यों अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्यों राहुल गांधी को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है दिल्ली पुलिस? क्या वजह है कि केवल आरोप लगाए जा रहे हैं, मुंह जबानी काम चलाया जा रहा है, लेकिन इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई आगे होते हुए नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि बीजेपी यहां फंस रही है, उसे पता है कि जो भी कुछ हुआ है उसमें राहुल गांधी का कोई हाथ नहीं है, और ये सारा दृश्य जो है, वो सारी घटना जो है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। लेकिन अब उस सीसीटीवी फुटेज का भी सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कहां है। और संसद से शुरू हुई ये लड़ाई अब सड़क पर भी आ चुकी है, क्योंकि अब न केवल दिल्ली में बल्कि तमाम राज्यों में राहुल गांधी के लिए आवाज उठने लगी है, और कांग्रेस नेता जो हैं वो राहुल गांधी के समर्थन में तो खड़े हैं ही, इसके अलावा अब दूसरे दलों के लोग भी राहुल गांधी का मायावती जैसे नेता, बीएसपी की नेता मायावती, जो अब तक चुप बैठी थी, इंतजार कर रही थी कि ये मामला अगर रफा दफा हो जाए तो फिर उनकी जान छूटे, क्योंकि वो बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलने से बचती रही हैं। उनको हमेशा एक न जाने किस किस्म का डर है मायावती जी पर कि वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर सीधा हमला करने से बचती रही हैं, और जब कोई बहुत गंभीर घटना हो जाती है तभी उनका मुंह तो क्या खुलता है, आजकल वो ट्विटर पर ही बयान देती हैं। और अभी फिर एक बार उन्होंने ट्विटर पे लंबे चौड़े थ्रेड्स में उन्होंने ये बता दिया है कि अगर अमित शाह इस पर खेद प्रकट नहीं करते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो बीएसपी यानी उनकी जो पार्टी है वो 24 दिसंबर को पूरे देश भर में उसके कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। हालांकि 24 तारीख को मायावती का रुख क्या रहेगा ये अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बीजेपी को घेर चुकी है। बीजेपी का झूठ जो है वो सामने आ रहा है। उसके दोनों सांसद जिनको गंभीर रूप से आईसीयू में गंभीर रूप से घायल बताकर आईसीयू में भर्ती कराया गया था, उनका भी अब खूब मजाक बन रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने खुद अपने लिए ही एक मुसीबत मोल ले ली और राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में अपने नेताओं को बलि का बकरा उसने बना दिया। और मोदी वो अपनी सत्ता बचाने के लिए उन्होंने संसद की परंपरा मर्यादा को तो दांव पर लगाया ही, अपनी पार्टी की प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगा दिया है। और अब वो चले गए हैं कुवैत। देश में पूरी इस समय एक सरगर्मी है, उथल पुथल मची हुई है, लेकिन मोदी को कभी ना पहले कोई फर्क पड़ा ना अभी कोई फर्क पड़ेगा। वो आराम से अपने विदेश यात्रा पर निकल गए हैं, और उन्हें तो हर जगह जाके रिकॉर्ड बनवाना होता है कि उनके आने पर कितने लोग इकट्ठे हुए, कितने लोगों ने उनके सम्मान में कविता पढ़ी, गीत गाए, कैसे मोदी मोदी के नारे लगे, ये सब हो रहा है। तो विदेशों में तो मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, लेकिन मोदी के जो मित्र हैं अदानी, उनको लेकर विदेशों से जो खबरें आ रही हैं वो भी अच्छी नहीं है, और इधर देश में बीजेपी के लिए जो माहौल बन गया है वो भी अच्छा नहीं है। अब मोदी इन सब पर अगर वो आंख मूंद कर बैठे हैं तो इसमें उनका ही नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इंडिया गठबंधन जो कि अभी 2 चुनाव में हार के बाद, यानी महाराष्ट्र और हरियाणा, इन 2 राज्यों में हार के बाद जो कांग्रेस में एक ये माना जा रहा था कि थोड़ा सा उत्साह कम हो गया है या एक कार्यकर्ताओं में निराशा छा गई है, अब राहुल गांधी पर हुए इस हमले के बाद एक नए जोश के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता इस समय बीजेपी का सामना करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। और
ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें आपको तमाम दलों के लोग दिखाई देंगे इंडिया गठबंधन के। उससे ये जाहिर होता है कि न केवल कांग्रेस बल्कि अब इंडिया गठबंधन भी बीजेपी की चालों का जवाब देने के लिए फिर से एकजुट हो गया है। तो संसद का ये धक्का मुक्की कांड किस तरह संसद की लड़ाई को सड़क पर ले आया है और कैसे पूरे देश में अब बीजेपी के लिए हालत खराब हो गई है, आज इसी पर हम खरी खरी चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत करने से पहले देख लेते हैं प्रियंका गांधी का एक ट्वीट, और जिसमें उन्होंने अपने बयान भी डाले हैं और क्या कुछ लिखा है ट्वीट में ये देख लेते हैं। प्रियंका गांधी लिखती हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हमें हमारा संविधान दिया, हर नागरिक को अधिकार दिया। भाजपा ने जिस तरह उनका अपमान किया उससे पूरे देश की जनता आहत है। बाबा साहेब का इस तरह से अपमान देश नहीं सहेगा। ये प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके बता दिया और इस ट्वीट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। उस वीडियो को भी हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अमलेंदु उपाध्याय जी, पहले देख लेते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा कर। ये सरकार अडानी जी की चर्चा से डरती है, ये किसी भी चर्चा से डरती है। अब ये जानते हैं कि इन्होंने जो किया इनकी असली भावना निकल आई है, जो अंबेडकर जी के प्रति इनकी असली भावना है वो निकल आई है। इसलिए अब ये अब ऑपोजिशन से डर रहे हैं क्योंकि हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्योंकि ये इस मुद्दे से जुड़ा पूरे देश का हित है। हमारा संविधान अंबेडकर जी की देन है और इस देश की जनता की देन है और हमारी आज़ादी की लड़ाई की देन है, और उनका इस तरह से अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। एकदम जो सरकार का डेस्परेशन है ये इसी चीज़ का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा FIR। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। और फ्रैंकली देश भी जानता है, देश देख रहा है कितने डेस्परेट हो गए हैं ये लोग कि इस तरह की फालतू के FIR लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपली अडानी पे चर्चा नहीं चाहते। और जो इन्होंने किया है अंबेडकर जी के साथ, जिस तरह से अपमान किया है, ये जानते हैं कि ये देश नहीं सहेगा ये अपमान, इसीलिए ये सब डिस्ट्रैक्शन है बस। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने बता दिया कि देश इस अपमान को नहीं सहेगा। बीजेपी केवल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उसने इस तरह का पूरा एक तमाशा खड़ा किया और वो इतनी डेस्परेट है, इतनी व्यग्र है, बेचैन है अपने आप को बचाने के लिए कि वो झूठे FIR नेता प्रतिपक्ष पर कराने तैयार है। लेकिन यहाँ पर वो ये भी बता रही हैं कि पूरा देश जानता है और उनका ये दावा कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने वाकई पूरा देश घूम लिया है और लगातार वो देश के लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, तमाम वर्गों के बीच जाते रहे हैं। महिलाओं से भी राहुल गांधी जिस तरह से मिलते हैं वो भी एक अपने आप में आज की राजनीति में और आज के दौर में अनूठा ही लगता है, क्योंकि महिलाएं जिस सहजता के साथ राहुल गांधी से मिलती हैं वह वैसी सहजता किसी और नेता के साथ कभी देखने नहीं मिली हाल के समय में। और ऐसे में एक महिला सांसद जब ये दावा करती है कि राहुल गांधी ने मेरे साथ अभद्रता की, तो उस पर भी हंसी ही आती है। और शायद इसीलिए जया बच्चन जो सपा सांसद है उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों को एक्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। वहीं संजय राउत ने भी ये बता दिया कि ये लोग जो है केवल एक्टिंग कर रहे थे और उन्होंने तफसील से ये भी बताया कि जिस समय ये सारी चीजें हुई उस समय क्या कुछ हो रहा था। तो ये सारी जो सच्चाई है बीजेपी की वो अब खुलकर सामने आती जा रही है। राहुल गांधी पर झूठे FIR लगाने की बात हो रही है, तो आइए देख लेते हैं कि राहुल गांधी पर किन मामलों में दर्ज हुए हैं मामले। उसका एक ग्राफ देखिए यहाँ पर, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 117 इसमें है स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना, यानी अपनी इच्छा से आप दूसरे को मार रहे हैं अपने मन से। दूसरा है BNS की धारा 125, इसमें दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य। तीसरी धारा लगी 131 आपराधिक बल का उपयोग, मतलब अब पता नहीं राहुल गांधी वहां पर कौन से दल बल के साथ पहुंचे थे जिसमें यह आपराधिक बल का उपयोग किया गया, लिखा गया है। फिर है धारा 351 जिसमें है आपराधिक धमकी, यानी किसी व्यक्ति पर ये लगता है तो उसका मतलब उसने वहां लोगों को धमकाया है। और आखिरी है BNS की धारा 3-5 जिसमें कि सामान्य इरादे से आप किसी को मतलब आप कोई गलत काम कर रहे हैं। ये 5 धाराएं जो है राहुल गांधी पर लगी हैं और इनमें से मैं आपको बता दूं कि जो BNS की धारा 117 और 125 ये संज्ञेय अपराध है, यानी ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस अदालत से बिना वारंट प्राप्त किए गिरफ्तारी कर सकती है। यानी अगर दिल्ली पुलिस चाहती
तो परसों जब ये एफआईआर दर्ज हुई उसी समय राहुल गांधी को वो गिरफ्तार भी कर सकती थी। और लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि ये तय था कि इधर गिरफ्तारी होती उधर जमानत भी मिल जाती राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी पर क्या ये एफआईआर लगाना एक और बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट है या पॉलिटिकल ब्लंडर है जिसमें उसने अपना नुकसान कर लिया है? ऐसे तमाम सवालों पर खरी खरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, हम लोग 19 तारीख से बल्कि 18 तारीख से लगातार देख रहे हैं कि किस तरह संसद में एक अंबेडकर जी का अपमान हुआ पहले, और उस अपमान पर अमित शाह जब खुद को घिरता हुआ उन्होंने देखा तो बजाय माफी मांगने के वो सारा दोष उनको राहुल गांधी पर डालना था। इसके लिए पूरा एक ऐसा लग रहा है कि खेल रचा गया। पहले बीजेपी सांसदों को मकर द्वार पर खड़ा किया गया, आप लोगों को अपने सांसदों को अंदर घुसने से रोक रहे हैं, ये अपने आप में गलत काम था। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से पूरा धक्का मुक्की हुई, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत ये लोग गिरे और जो भी कुछ है। अब ये सारा घटनाक्रम तो हमारे सामने है, लेकिन अब इसके आगे क्या? क्योंकि अब ये दिख रहा है कि ये जो संसद से शुरू हुई लड़ाई अब वो सड़क पर आ चुकी है और बीजेपी के खिलाफ पूरा इंडिया गठबंधन उठ खड़ा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी पर ये जो एफआईआर की बात और ये सब जो दिख रहा है, क्या ये बीजेपी की एक बड़ी राजनीतिक भूल हो गई है? देखिए समित्रा जी, असल में बीजेपी ने किया जो वो किया तो था कि अमित शाह को बचाया जाए और उससे ध्यान हटाया जाए। अमित शाह ने जो बेहूदगी की एक तरीके से और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान किया, उससे ध्यान हटाने के लिए सारा नाटक नौटंकी की गई थी। और हो सकता है कि वास्तव में उनका इरादा राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने का हो, क्योंकि भाजपा के सांसद जिस तरीके से लाठियां लेकर पहुंचे थे और लाठियों में जो थे वो पोस्टर लगे हुए थे, तो उससे समझा जा सकता है कि इरादे नेक नहीं रहे होंगे। लेकिन वो चलिए, इरादों की बात तो अलग है, इरादों पर किसी के जो है कोई केवल कयास लगाए जा सकते हैं, जब तक कि वो इरादा व्यक्ति खुद व्यक्त ना करे तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन समझा जा सकता है कि हाँ, इरादे नेक नहीं रहे होंगे, क्योंकि वरना फिर लाठियाँ लेकर के और उन लाठियों में पतले पतले पोस्टर चिपकाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ये सब जो किया तो उन्होंने किया इसलिए था कि अमित शाह के से जो है लोगों का ध्यान हट जाएगा और लोग अमित शाह के इस्तीफे की मांग छोड़ देंगे। लेकिन हो उल्टा रहा है कि ये चीज़ और आगे बढ़ती जा रही है। ये देखिए हम लोगों के बीच में चल रहा है, ये अगले दिन का है जिस दिन स्थगित हुई जी संसद। तो ये लाठियाँ देखिए किस तरीके से लेके, मजबूत लाठियाँ हैं, निशिकांत दुबे के हाथ में तो बहुत मजबूत लाठी है, इसको आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो किया इसलिए था कि ये किसी तरीके से ध्यान हट जाए, लेकिन वो पड़ रहा है उल्टा, क्योंकि ना तो अमित शाह का जो कृत्य था उससे लोगों का ध्यान हट रहा है, और राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज कराकर एक और मुसीबत जो बीजेपी ने मोल ले ली। अब मांग उठ रही है कि पहले वो सीसीटीवी के कैमरे लाओ जिसमें राहुल गांधी धक्का देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये अब जिस तरीके से चीज़ आ रही, तो ये मालूम पड़ गया कि बीजेपी किस तरीके से किस हद तक जो है वो गिर सकती है। हालांकि उनके गिरने की कोई सीमा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इतने गिरे हैं तो और नीचे नहीं गिरेंगे, और नीचे भी गिर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कितने गिर सकते हैं ये उन्होंने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया है। समित्रा जी बिल्कुल, बीजेपी के 2 सांसद उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अपने इस काम से बीजेपी ने अपनी पूरी पार्टी को ही आईसीयू भेज दिया है, ऐसा नजर आ रहा है। अभी हम जो दृश्य देख रहे थे और उसमें जिस तरह से निशिकांत दुबे पोस्टर लेकर खड़े थे, उनके पीछे एक और पोस्टर नजर आ रहा था जिसमें लिखा हुआ है, आदिवासी बेटी का अपमान, राहुल गांधी शर्म करो। अमलेंदु जी, यहाँ पर ये जो वो नागालैंड की महिला सांसद जिनके बारे में जिन्होंने ये कहा कि उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की, और इधर जब आज मोदी कुवैत निकल गए तो फिर उनसे सवाल हो रहे हैं कि भाई आप मणिपुर जाने के लिए वक्त कब निकालोगे? यहाँ पर जो आदिवासी बेटी का वो अपमान दिख रहा है, तो अगर उनके साथ वाकई कुछ किसी ने भी, अगर हम तो ये नहीं मानते राहुल गांधी ने किया है, लेकिन अगर किसी ने भी, अगर कोई किसी भी महिला के साथ ऐसा करता है तो उसमें वाकई पूरे समाज को शर्म आनी चाहिए। अब सवाल यह है कि बीजेपी को कब शर्म आएगी, चाहे वो मणिपुर में हुआ हो, चाहे उन्नाव में, चाहे हाथरस में। हम तो लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी को कभी शर्म नहीं आती, और वो राहुल गांधी से कह रही है कि आप शर्म करो, और राहुल गांधी के लिए वो बाकायदा गुंडागर्दी शब्द का इस्तेमाल जो है उसके पोस्टरों में लिखा हुआ है। लेकिन चाहे कांग्रेस है चाहे बाकी दल, वो कोई मान ही नहीं रहे हैं। और अगर ये साबित करना है बीजेपी को, तो जाहिर सी बात है कि उसको सबसे पहले सबूत दिखाने पड़ेंगे, और सबूत वो कहां से लाएगी? सीसीटीवी फुटेज इरेज ही कर सकती है, लेकिन उसको फोटो को जबरदस्ती डाल तो नहीं सकती। यहाँ भी ये तय है, तो वो ये माना जा सकता है कि अब ये शायद ये मामले जो हैं
इन पर कोई ना कार्रवाई होगी ना कुछ होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता अमलेंदु जी तो क्या राहुल गांधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया? मतलब बीजेपी और या जो दिल्ली पुलिस है वो किस चीज का इंतजार कर रही है? क्या मोदी कुवैत से लौट कर आएंगे तब बोलेंगे कि अब इनको गिरफ्तार करो, और उधर तब तक दोनों सांसदों की हालत अस्पताल में न जाने आज ठीक हो रही है, कल तक कैसी रहेगी हमें नहीं मालूम। क्या लगता है आपको? एक तो सुमित्रा जी, नरेंद्र मोदी ने लगता है अमित शाह का साथ छोड़ दिया है। अब वो ऐसे लगता है कि जब अमित शाह के ऊपर इतनी मुसीबत आई हुई है, पूरा देश आंदोलित है कि अमित शाह इस्तीफ़ा दो, अमित शाह इस्तीफ़ा दो, जगह जगह नारे लग रहे हैं, और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम कई संगठनों ने घोषित कर दिया है। बीएसपी ने भी जो है, जो अभी तक बीजेपी की बहुत पक्की सहयोगी समझी जाती थी और लगातार जो थी वो बचाव में आती थी बीजेपी के और कांग्रेस पे हमले करती थी, उसने भी 24 तारीख को जो है वो आंदोलन की घोषणा कर दी है, 24 दिसंबर को। ऐसे में नरेंद्र मोदी अमित शाह का साथ छोड़कर चले गए हैं 2 दिन की विदेश यात्रा पर, कुवैत चले गए, तो ऐसे में उनको नहीं जाना चाहिए था। दूसरा, जो 2 सांसद उनके भर्ती हैं, अब देखिए वो 2 सांसद जो हैं उनसे नरेंद्र मोदी आईसीयू में बात कर रहे हैं फ़ोन पर, लेकिन 10 दिन से लालकृष्ण आडवाणी आईसीयू में भर्ती हैं। लालकृष्ण आडवाणी को देखने कोई नहीं गया अभी तक। मुझे कम से कम मुझे जानकारी नहीं है कि नरेंद्र मोदी देखने गए हों, कि शिवराज सिंह चौहान गए हों, कि निशिकांत दुबे गए हों और नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर लालकृष्ण आडवाणी से आईसीयू में बातचीत की हो। अभी तक मुझको जानकारी नहीं है। की हो तो भाई माफ़ी मांग लेंगे हम उसके लिए, हमको जानकारी नहीं है, अनजान थे हम, लेकिन नहीं गए हैं। मेरी जानकारी मुझे लगता है दुरुस्त है। तो ये मुकेश राजपूत से इतना प्रेम है, और जिन आडवाणी की वजह से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उनसे कतई प्रेम नहीं है। तो ये सवाल भी उठ रहे हैं, और ये सवाल भी उठ रहे हैं कि जिस आदिवासी बेटी का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये जो पोस्टर लगाए हुए राहुल गांधी शर्म करो, तो मणिपुर में कौन थे? आदिवासियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा वहाँ? वो जिन 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, वो आदिवासियों की बेटियां नहीं थीं? तो ये हवाई जहाज जो है, ये जो कुवैत की तब मुड़ा, ये मणिपुर की तब कब मुड़ेगा? ये सवाल सोशल मीडिया पे लगातार उठ रहे हैं, लोग ये सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से। तो कुल मिलाकर शर्मिष्ठा जी, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कुकर्म जो है, इनको कुकर्म शब्द ही कहा जाएगा, वो देश के सामने आ रहे हैं। जैसा कि प्रियंका गांधी कह रही है कि देश देख रहा है कि ये किस हद तक गिर सकते हैं, हालांकि इससे ज़्यादा भी गिर सकते हैं, ऐसा नहीं है, गिरने की इनकी कोई सीमा नहीं है, ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो ये अब देश के सामने है, और अमित शाह जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके से अब घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। लोग उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अमित शाह इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो ये आंदोलन फिर बढ़ सकता है, और जो संसद की लड़ाई थी अभी तक, जो संसद में नारेबाजी हो रही थी, वो अब सड़कों पर होती हुई दिखाई देगी, और अमित शाह का इस्तीफा होके रहेगा, ऐसा लोगों की मांग है। समझता जी जी बिल्कुल, अमित शाह के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है, और इधर बीजेपी का झूठ भी सामने आता जा रहा है। क्योंकि जब ये सारंगी जो है वो सांसद, वो दावा उन्होंने जब किया कि वो संसद की सीढ़ियों के पास खड़े थे और राहुल गांधी ने एक भाजपा सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया और उनके कारण मुझे धक्का लगा और हम दोनों गिरे, इस तरह का बयान उनका आया है। लेकिन मुकेश राजपूत ने जब एक टीवी चैनल पर ये कह दिया कि राहुल गांधी सामने थे और धक्का पीछे से लगा, तो इसका मतलब धक्का पीछे से लगा यानी बीजेपी के सांसदों ने धक्का दिया। तो ये पूरा खेल बीजेपी का समझ में आ रहा है, और बीजेपी के इस खेल को अब कांग्रेस नेता और मुखर होकर बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता हैं राजेश ठाकुर, जो कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं झारखंड कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है उसको सुन लेते हैं। उसके बाद हम सचिन पायलट की बात भी सुनेंगे। पहले सुन लेते हैं राजेश ठाकुर को। देखिए, बहुत दुखद है दिल्ली पुलिस के जो इलाका आता है और जो उनके मामले उनके अंतर्गत आते हैं, उनको जांच करने देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए इस तरह की हरकत की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज निकाल के दे दे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा किसने क्या किया है। और जब जिस व्यक्ति को चोट लगी है वो खुद से कह रहा है कि आदरणीय राहुल गांधी सामने खड़े थे, पीछे से धक्का दिया गया, तो मामला किन पर बनता है? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनके पीछे होंगे, नेता के पीछे, और उन्होंने धक्का दिया। अब तो स्पष्ट हो गया है। वो आईसीयू में रह करके मुकेश राजपूत बयान दे रहे हैं, बावजूद ये नौटंकी चल रही है। मैं समझता हूं इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ अडानी के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए, और सच पूछिए तो बाबा साहब अंबेडकर को जो अपमानित किया है अमित शाह ने, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
अमलेंदु जी, यहाँ पर राजेश ठाकुर ने जो कहा कि एक हाइप क्रिएट करने के लिए किया गया, तो मतलब बीजेपी जो है वो एक अनावश्यक मुद्दे को खड़ा करना चाह रही थी, तूल देना चाह रही थी। तो क्या यहाँ पर बीजेपी ने खुद को यहाँ ऐसा हाइप क्रिएट करने के चक्कर में अपने लिए ज्यादा गड्ढा खोद दिया, ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? एक सवाल तो ये, और दूसरा सवाल, अदानी मुद्दे से ध्यान भटकाने वाली जो बात कही है, क्या इतने आसानी से लोगों का ध्यान भटक जाएगा? क्योंकि इंडिया गठबंधन और कांग्रेस तो इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, वो तो इस मुद्दे को और लगातार बढ़ाएंगे। क्या लगता है आपको, ऐसे में क्या बीजेपी अपने लिए बचाव कर पाएगी, अपना बचाव कर पाएगी? और आपका जवाब चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हम सचिन पायलट की बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कमोबेश ऐसा ही कुछ कहा है। क्या कुछ कहते हैं सचिन पायलट, इसको भी सुन लेते हैं। समाज में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर अगर कोई लोगों को बांटना चाहता है तो देश का नुकसान कर रहा है। मैं तो चाहता हूं कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार, इतिहास रहा, अमन, चैन, भाईचारे, प्रेम का, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है, गृह मंत्री जी सदन के अंदर अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो ये घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंबेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में घुसने से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए हैं राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रही है, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा अपनी खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अम्बेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर अमलेंदु जी, सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया कि गृह मंत्री की जो थूथू हो रही है, मतलब बहुत ही यानी जो बेइज्जती हो रही है जिसको हम कहें। और जो एक और दूसरी बात उन्होंने उठाई कि बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी और खड़गे जी को अंदर आने से रोका। मतलब ये तो तय है कि बीजेपी के सांसद मकर द्वार पर खड़े थे। खुद उस दिन जो कानून मंत्री है मेघवाल, उन्होंने भी ये कहा कि इनका कोई हक तो नहीं है, ये इन्हीं का मालिकाना हक तो नहीं, और हम भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ गए क्योंकि ये हमेशा करते हैं, तो हम भी आ गए। अब सवाल ये अमलेंदु जी कि पिछले सत्र में जिस तरह अदानी के मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए, और कितना हमने देखा है कि 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था, क्या इस कृत्य के लिए बीजेपी के सांसदों की इस अनुशासनहीनता के लिए ओम बिरला क्या कोई ऐसा कदम उठाएंगे? क्या वो आगे जब जो अब अगला सत्र होगा उसमें क्या कोई ऐसी हिम्मत दिखा पाएंगे कि आप लोगों ने ऐसा ऐसा किया और हम आपको निलंबित करते हैं? एक तो सवाल ये, और दूसरा ये जो मैंने पहले आपसे पूछा था कि बीजेपी ने क्या अपने लिए एक बड़ा गड्ढा खोद लिया है, क्योंकि खुद को बचाने के चक्कर में राहुल गांधी पर हमला करने की तैयारी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सारे तीर उल्टे पड़ गए यहाँ पर। बिल्कुल समिता जी, बीजेपी ने अपने लिए गड्ढा नहीं बल्कि अपने लिए खाई खोदी है, उस खाई में गिरने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी। चूँकि देखिए, अगर ये सीसीटीवी की फुटेज नहीं निकाली जाएंगी, नहीं दी जाएंगी, एक तो ये कि सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की जा सकती है, बदला नहीं जा सकता, पहली चीज़। और अगर डिलीट की जाएंगी तो जो भी व्यक्ति उसको डिलीट करेगा वो साक्ष्य मिटाने का आरोपी होगा, और वो भी एक नॉन अवेलेबल धारा है। तो जो भी उसको मिटाएगा वो जाहिर सी बात है कि वो ओम बिरला साहब के कब्जे में है। तो ओम बिरला साहब को ये ध्यान रखना है कि सीसीटीवी फुटेज किसी भी तरीके से डिलीट ना होने पाए, फिर वो लोकसभा अध्यक्ष से बाहर की चीज़ चली जाएगी, मामला अदालतों तक पहुंचेगा और सारी चीज़ें बाहर आएंगी, तो ये बड़ा मसला हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ अगर देखा जाए समित्रा जी, तो मोदी और शाह के साथ साथ ओम बिरला साहब को भी अच्छे तरीके से फांस दिया है, और वो भी नहीं सोच पा रहे हैं इस समय कि इसमें किया क्या जाए, क्या नहीं किया जाए। दूसरा, डॉक्टर्स की जो एक बाइट आई वहाँ के जो आरएमएल अस्पताल के हैं डॉक्टर कोई शुक्ला, उनकी कि वो सब कुछ ठीक ठाक है और अब जो सीनियर लीडर्स हैं वो तय करेंगे कि कब तक आईसीयू में रहना है। अरे भाई, आईसीयू में रहना है वो सीनियर लीडर्स तय करेंगे कि डॉक्टर तय करेगा कि आईसीयू में कब तक रहना है?
तो ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो आईसीयू इसका मतलब मौज मस्ती की जगह हो गई आईसीयू। दूसरा सर मित्रा जी, ये इतने षड्यंत्रकारी लोग हैं कि अगर वो सीसीटीवी फुटेज सामने आ जाएगी तो मालूम पड़ जाएगा कि धक्का किसने दिया था, निशिकांत दुबे ने दिया था कि अनुराग ठाकुर ने दिया था या किसी और ने दिया था, किसने दिया था। दो सांसदों के जो चोट आई है, जैसा कि बताया जा रहा है चोट आई, हमें नहीं मालूम आई है कि नहीं आई है, लेकिन जब अस्पताल में भर्ती हुई तो आई होगी। तो वो धक्का इनमें से किसने दिया था, किस सांसद ने दिया था, ये भी मालूम पड़ जाएगा। तो क्या इन दोनों सांसदों के साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी की जा सकती थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते थे, क्योंकि इनको धक्का तो पीछे से ही आया है। दोनों का कहना यही था कि पीछे से धक्का आया है। बाद में कुछ भी बयान बदलते हैं, लेकिन पहला जो बयान आ चुके हैं दोनों के वो यही आ चुके हैं, धक्का पीछे से आया और पीछे बीजेपी के सांसद थे, ये सामने आ चुका है। तो जो चीज़ें आ चुकी हैं समिता जी, और देखिए ये इंटरनेट का ज़माना है और इस बात को अच्छी तरीके से मोदी शायद दोनों जानते हैं कि अगर कोई चीज़ एक बार इंटरनेट पर आ गई तो दुनिया की पूरी ताकत लगा लीजिए, वो डिलीट नहीं की जा सकती। आप उसे कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट कर सकते हैं, कुछ अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं, अपने पर्सनल कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो रिकवरी करने पे कोई आ जाएगा अच्छा आईटी एक्सपर्ट तो उसको रिकवर कर लेगा। वो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको कभी डिलीट कर पाए। तो ये वो अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो अगर वो सीसीटीवी फुटेज डिलीट भी हो जाएगी तो ये चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि वो धक्का दिया किसने था। तो यहाँ बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आएंगे। सरकार का पता नहीं सर मित्रा जी ये कितने दिन की मेहमान है, चूँकि जिस तरीके से एनडीए के अंदर चीज़ें शुरू हो गई हैं। अब अमित शाह के ऊपर चल रहा है इस समय पूरे देश भर में बवाल कि अमित शाह इस्तीफ़ा दो, तुमने बाबा साहब का अपमान किया है। और अमित शाह के बहुत नज़दीकी समझे जाते हैं वो एकनाथ शिंदे, जो मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री थे, इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो पहुंच गए दीक्षा भूमि। अब अमित शाह को बता रहे हैं कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन नहीं है। हम लोग सुन भी सकते हैं वो क्या कह रहे हैं एकनाथ शिंदे बाबा साहब के लिए। तो यानी उन्होंने भी संकेत दे दिया अमित शाह को कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, अमित शाह जी इस्तीफा दो वरना मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। मायावती जो अब तक नज़दीकी समझी जाती थी बहुत बीजेपी की, वो अब वो खुलकर जो है कह रही है कि भाई इस्तीफा दो अमित शाह। पहले तो कह रही थी माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा। तो यानी नई मुसीबत में भारतीय जनता पार्टी फंस गई है और जितना इससे निकलने की कोशिश करेगी और कुचक्र रचने की कोशिश करेगी उतना ही और ज़्यादा फंसती चली जाएगी। ये साफ तौर पर समझाया जा सकता है समझते जी। उसने दलदल जो अपने फैलाया है दूसरों को उसमें डुबोने के लिए उसने पूरा दलदल फैलाया था, लेकिन वो खुद उसमें धंसती जा रही है। और धक्का शब्द जो है उसका बीजेपी का और धक्के का पुराना नाता रहा है। हम जानते हैं कि कैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ने में एक धक्का और दो का वो नारा बुलंद किया गया था, या दीनदयाल उपाध्याय, धक्के का संबंध वहां भी है। बहरहाल यहाँ पर जो धक्का मुक्की जो कांड हुआ है उसमें बीजेपी ने अपने लिए एक गड्ढा जो है वो खोदा है। और बात अब जो है सीधे न केवल अब वो राहुल गांधी ने क्या किया क्या नहीं किया, बात अब यहाँ तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि बात अब आगे बढ़कर अंबेडकर जी की विरासत को बचाने की आ गई है। और इस समय पूरे देश में जो एक माहौल बना है कि हम अंबेडकर जी का अपमान किसी भी कीमत पर नहीं सहेंगे, ये एक बात जो है वो सामने आ चुकी है। और अमरेंद्र जी, इधर महाराष्ट्र में जो विधानसभा का अभी सत्र चल रहा है उसमें आज देवेंद्र फडणवीस ने परभणी मामले में भी एक बयान दिया। हम जानते हैं 10 दिसंबर को परभणी में अंबेडकर जी की मूर्ति और उसपे जो संविधान की एक प्रति उनके हाथ में रखी रहती है उसको तोड़फोड़ की गई थी। और उसके बाद वहां पर हिंसा भड़की थी। दलित संगठनों ने, वहां पे बहुत सारे दलितों ने ये मांग की कि आप आरोपी को गिरफ्तार करें, तो वो पुलिस ने उस समय कह दिया कि ये जो है ये मानसिक रूप से पीड़ित आदमी है, और उसने ऐसा किया और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन वहां दलितों ने जब प्रदर्शन किए तो वहां दावा है कि बहुत सारे दलितों को कैद में रखा गया, मतलब पुलिस ने पकड़ लिया। और उसमें एक जो युवक था सोमनाथ, उसने वो वकील बन रहा था और उसने पीड़ितों के लिए मुफ्त सहायता, कानूनी सहायता देने की बात की और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर पुलिस हिरासत में उसकी मौत हुई और उसमें पुलिस ने बता दिया कि उसको हार्ट अटैक आया था, इसीलिए उसकी मौत हो गई। और इधर देवेंद्र फडणवीस ने भी ये बोला कि सोमनाथ को सांस लेने में तकलीफ थी, वो अन्य बीमारियों से पीड़ित था और इसलिए उनकी डेथ हुई। लेकिन ये जो मामला है अब और बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि सोमनाथ सूर्यवंशी की मां ने बोला कि बाबा साहेब के रास्ते पर चलते हुए सिर्फ उनका वो 1% बनना चाहता था। ये बात सोमनाथ सूर्यवंशी की मां ने कही है। उधर रोहित वेमुला का मामला है, या मध्य प्रदेश में जिस तरह से एक आदिवासी के सिर पर पेशाब की गई, या वहां पर उन्नाव में जैसा किया गया, हाथरस में जैसे दलित लड़की को
बिना परिजनों की अनुमति के जला दिया गया। ऐसे तमाम मामले बीजेपी के यानी मोदी के शासनकाल के सामने अब आ रहे हैं। और परभणी मामले में जो बीजेपी का रुख रहा है, महायुति सरकार का रुख रहा है, वो भी अब समझ में आ रहा है कि कैसे अंबेडकर जी का अपमान जो है उसको वो नए मतलब कुछ भी उसको रूप बदल देना चाहती है, ये दिख रहा है। अब ऐसे में एक सवाल और उठ रहा है जिसमें एक बयान आया किसी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अब दलितों का भी एक तुष्टीकरण करना चाहते हैं लोग, यानी अब वो इंडिया गठबंधन पर दलित तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स यानी उसकी जो सत्ता में बने रहने के लिए जो नीच खेल खेलती है, क्या वो पूरा उजागर हो गया है कि उसको ना अंबेडकर जी की परवाह है, ना संविधान की परवाह है, उसको सिर्फ सत्ता की परवाह है और इसके लिए वो तमाम कमजोरों को कुचलने के लिए तैयार है? क्या ये बात ऐसे तमाम मामलों से जाहिर हो रही है? और परभणी तो लेटेस्ट है, जो एकदम ताजा मामला है। रोहित वेमुला को न्याय नहीं मिला, अब इसको भी सोमनाथ सूर्यवंशी का भी क्या होगा हम नहीं जानते। उनके परिजनों को कुछ लाख का मुआवजा थमाया गया है, लेकिन क्या ऐसे मामलों से बीजेपी का असली चेहरा उजागर नहीं हो रहा है? देखिए समिता जी, इनका असली चाल चरित्र चेहरा बार बार उजागर होता है और अमित शाह ने तो पूरा इनका असली चाल चरित्र चेहरा जो उजागर करके रख दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है समिता जी कि नरेंद्र मोदी आखिर संसद में संविधान पर बहस के दौरान जवाब देने के लिए राज्यसभा में क्यों नहीं पहुंचे? जी, आपने तो संविधान माथे से लगाया था और 2.5 घंटा आप लोकसभा में बोले थे, तो राज्यसभा में आखिर आपको भाषण देने जाने की जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई कि संविधान पे आप जवाब दें? जिस संविधान की बदौलत आप प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उसी संविधान पे बहस में आपको संविधान पे चर्चा करने की आवश्यकता महसूस क्यों नहीं हुई? और जो बातें आ रही हैं समिता जी, वो ये कहा जा रहा है कि साहब भाषण तो नरेंद्र मोदी को देना था, लेकिन नरेंद्र मोदी चूंकि नहीं गए तो अमित शाह को भेज दिया गया। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि वो भाषण जो अमित शाह ने दिया वो क्या नरेंद्र मोदी के लिए लिखा गया था या नरेंद्र मोदी ने लिखा था, वो अमित शाह को पकड़ा दिया? तो यानी जो अमित शाह ने कहा यही बात नरेंद्र मोदी कहते। तो ये चीज़ें भी अब सामने आ रही हैं। तो नरेंद्र मोदी इसमें बुरी तरीके से फंसे हुए नजर आ रहे हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें बुरी तरीके से फंसी नजर आ रही है। और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ना संविधान के प्रति कोई आस्था है, ना लोकतंत्र के प्रति कोई आस्था है, ना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कोई श्रद्धा का भाव है, और उनके प्रति अपमान का भाव तो इनका बार बार जाहिर होता ही। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की एक वो भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी, मुझे अगर ध्यान ठीक याद आ रहा है तो शायद मधु उपाध्याय उनका नाम था। अलीगढ़ के पास उन्होंने एक सभा में कुछ कहा था कि ये जो अब तक हमारे जूते गाड़ते थे या क्या करते थे वो हमारे सिर पर आकर बैठ रहे हैं संविधान की वजह से। तो यानी इनके लोगों की बार बार उद्गार ये व्यक्त होते रहते हैं इस तरीके से। अब जो कहा जा रहा है कि साहब दलितों का भी तुष्टीकरण शुरू हो गया, ये जो कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन के लिए, तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो अब इनकी असली चरित्र चेहरा वो सामने निकल कर आ रहा है कि ये किस तरीके से चित्पावन ब्राह्मणों का वर्चस्व जो है पूरे देश के ऊपर चाहते हैं और किस तरीके से अडानी का वर्चस्व चाहते हैं, उसके लिए ये सब किया जा रहा है, ये सब सामने आ रहा है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि इनका जो असली चरित्र चेहरा है वो सामने आ गया है कि बाबा साहब के प्रति इनका कितना अपमान का भाव है। अमित शाह ने इसको जाहिर कर दिया है। तो जाहिर सी बात है समिता जी कि अमित शाह ने जो भी कुछ कहा है उन्होंने अपनी पार्टी लाइन से हटकर नहीं कहा है। वो देश के लिए गलत हो सकता है, बाबा साहब के मानने वालों के लिए गलत हो सकता है, संविधान के प्रति प्रेम रखने वालों के लिए गलत हो सकता है, लेकिन उनकी पार्टी के हिसाब से उन्होंने सही कहा है। उनकी पार्टी की यही नीति है, उनकी पार्टी की यही विचारधारा है, बाबा साहब के लिए उनकी पार्टी का यही आधिकारिक वक्तव्य समझा जाए जो अमित शाह ने दिया है। तो इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के बचाव में इसलिए खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक स्टैंड माना जाता है कि बाबा साहब के प्रति उनकी यही भावना है, जो कि अमित शाह ने सिर्फ व्यक्त की है। अमित शाह ने कोई अपनी बात तो कही नहीं है, उन्होंने तो बीजेपी की बात कही है। तो इसीलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के साथ इस मसले पर खड़ी नजर आ रही है। अमित शाह का बचाव किया जा रहा है और बाबा साहब का लगातार अपमान जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसके खिलाफ पूरे देश भर में एक जो है जबरदस्त गुस्सा सुलग रहा है समिता जी। जी बिल्कुल। और बीजेपी का जो चेहरा है, जैसा हिटलर को भी एक समय में जर्मनी के लिए जब वो शुरू में आया था और वो जो भाषण देता था, जिस तरह से पूरे नए निर्माण की बात करता था, तो उसको एकदम उद्धारक की तरह जर्मनी के लोग देखने लगे थे। और लेकिन जैसे जैसे उसकी असलियत सामने आई तो सबको समझ में आ गया कि असल में हिटलर क्या चाहता है और वो किस तरह से केवल अपनी सनक में पूरे देश को नहीं दुनिया को दांव पर लगाने तैयार हो गया। ये चीज समझ में आई और आज हिटलर का नाम लेना वहां पर अपराध हो गया है। अब हमें नहीं मालूम कि बीजेपी जो है वो देश के इतिहास को तो वो मानती ही नहीं, बाकी दुनिया के इतिहास को भी वो पढ़ती है, समझती है। हम नहीं जानते ये सारी बातें, लेकिन जनता जरूर जानती है और वो लगातार ये देख रही है
कि बीजेपी ने कहा क्या था और वो कर क्या रही है। मोदी आए थे 2014 में अच्छे दिनों का सपना लेकर, और अभी जब उन्होंने तीसरी बार सत्ता संभाली तो संविधान को माथे से लगाया, लेकिन उसी संविधान पर चर्चा की बात आई तो मोदी जो है संसद से गायब रहे। ये सब लोगों ने देखा ही है। और इधर संजय राउत ने अब एक और नया तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मेरे जब वो इस पूरी घटना के बारे में वो बता रहे हैं कि मेरे सामने राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर चले गए थे और उस वक्त सांसदों की बेस्ट परफॉर्मिंग एक्टिंग हम लोगों ने देखी, ऐसी एक्टिंग जिंदगी में कभी नहीं देखी। और वो ये भी बोलते हैं कि खैर पीएम मोदी खुद इतने बड़े एक्टर हैं तो उनकी टीम भी वैसी होगी। और अब वो उन्होंने ये राहुल गांधी पे जो मामले दर्ज हुए उस पर ये कह रहे हैं कि आप केवल मामले पुलिस में क्यों दर्ज कर रहे हैं, आप ईडी को दे दीजिए और चाहे तो एफबीआई को भी आप सौंप दीजिए। मतलब आप राहुल गांधी को इतना बड़ा अपराधी मान रहे हैं तो। और ये सारी बातें उन्होंने बोली। और कल जो देवेंद्र फडणवीस का जो बयान था कि काठमांडू में सारी बैठक हुई और हम महाराष्ट्र सरकार को गिराने की साजिश वहां रची गई, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई बैठक हुई है तो ये नरेंद्र मोदी सरकार की फेलियर है, मतलब उसकी विफलता है। कल हमने इस बारे में चर्चा की ही थी। कल मोहन भागवत का भी एक बयान सामने आया था जिसमें वो संभल का नाम लिए बगैर चिता रहे थे कि अब ये और ऐसे मामले उठाना ठीक नहीं है। आज उस पर संजय राउत ने क्या कहा और किस तरह से उन्होंने मोहन भागवत को अब मोदी सरकार की जिम्मेदारी लेने कह दिया है, सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं। लेकिन ये हिंदू जो मंदिर मस्जिद चल रहा है वो रुकना चाहिए। वो राम मंदिर एक आंदोलन रहा इस देश का। मैं मानता हूं इस आंदोलन में और राम मंदिर के निर्माण में सभी का योगदान रहा है, सिर्फ बीजेपी का या मोदी जी का योगदान नहीं था। मोदी वहां कहीं नहीं थे, उसमें आरएसएस थी, बीजेपी के लोग भी शामिल थे, नहीं अडवाणी जी थे, शिवसेना थी, विश्व हिंदू परिषद थी, बजरंग दल थे, यही नहीं कांग्रेस पार्टी के लोग भी शामिल थे उसमें। मैंने देखा है अगर नरसिंह राव जैसे नेता नहीं होते केंद्र में या डॉक्टर शंकर दास शर्मा जी नहीं होते तो मंदिर बनता ही नहीं, आज मंदिर होता है नहीं। तो ये बाद में राम को मोदी ने लाया, मंदिर मोदी ने बनाया, ये जो है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बात सही है कि मंदिर बनाने से कोई नेता नहीं होता। देश एक मंदिर है, देश को बनाइए। मंदिर में हर मस्जिद में मंदिर और दर दिन ये चुनाव आया तो मस्जिद खोदो, ये खोदो, वहां मंदिर है, वहां मंदिर है। ये जो नाटक चल रहा है ना, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं सरसंघ चालक की जो बात है उससे मैं सहमत हूँ, पूरा देश सहमत है, लेकिन हमारा ये भी कहना है कि भागवत साहब ये लोगों को सत्ता पर लाकर बिठाने वाले भी आप ही है, तो जिम्मेदारी आप भी लीजिए। क्या लगता है अमलेंदु जी, मोहन भागवत को सीधे सीधे कह दिया संजय राउत ने कि जिम्मेदारी आप भी लीजिए क्योंकि आप ही लोग इनको सत्ता में बैठाए हैं। मतलब बीजेपी तो ये नहीं मानती, उसने तो नड्डा जी ने बोल दिया कि हमको संघ की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पर उसकी पुरानी सहयोगी रही है शिवसेना और वो बता रही है कि संघ ने ही आपको सत्ता में बैठाया। क्या कहते हैं संजय राउत के इस बयान पर, आप क्या सोचते हैं? संजय राउत जो है सुमित्रा जी वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। वैसे ही मोहन भागवत साहब इस समय चिढ़े हुए बैठे हैं मोदी से और रोज़ जो है कोई ना कोई उपदेश दे देते हैं। अभी उपदेश दे दिया था उन्होंने कि जो जगह जगह जो खोदे जा रहे हैं मस्जिदों के नीचे मंदिर, ये गलत है, इस तरह की बातें, और जो है इस तरह करके लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, इस तरह की बातें जो कह दी थी उन्होंने, तो वो मोदी की तरफ इशारा था उनका। तो संजय राउत जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अब मोहन भागवत बेचारे इस समय बहुत फंसे हुए हैं कि चूँकि मोदी जी के हाथ में सत्ता है और मोदी जी से घबराते हैं मोहन भागवत भी, ये समझा जा सकता है, चूँकि खुल के नाम नहीं ले पाते मोदी जी का, वरना खुलकर नाम ले। भाई आप किसके लिए कह रहे हैं, कौन हिंदुओं का नेता बनना चाहता है? आरएसएस को कौन सुपरसीड करके जो है वो बीजेपी में राजनीति कर रहा है? तो मोहन भागवत खुद के नाम लेके नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो खुलकर नाम लेंगे। भाई आप जो कह रहे हैं कि कुछ लोग हिंदुओं के नेता बनना चाहते हैं, आप किसको कह रहे हैं? साफ साफ कहिए। योगी आदित्यनाथ को कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? तो संजय राउत जो है वो एक तरीके से दबाव बना रहे हैं मोहन भागवत पे कि भागवत जी टेढ़ी मेढ़ी बातें मत कीजिए, सीधी सीधी बात कीजिए और जिम्मेदारी आपकी है। चूँकि नरेंद्र मोदी की हैसियत खुद प्रधानमंत्री बन जाने की नहीं थी, आरएसएस अगर पीछे नहीं होता 2014 में तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते थे और 2019 में भी पीछे था, और अब 24 में तो खैर ये है कि आरएसएस था और नहीं था वो सब मालूम पड़ गया क्या था क्या नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी बिना आरएसएस की मदद के नहीं बन सकते थे, चूँकि अगर उनका नाम प्रधानमंत्री की उस दौड़ में नहीं आया होता और लालकृष्ण आडवाणी को आरएसएस ने धक्का नहीं दिया होता तो नरेंद्र मोदी उस दौड़ में आते ही नहीं थे। शिवराज सिंह चौहान का नाम चल रहा था, चूँकि शिवराज सिंह चौहान को ही लालकृष्ण आडवाणी आगे बढ़ा रहे थे,
प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर। हालांकि ये एक तरीके से कहा जाए कृतज्ञता है शिवराज सिंह चौहान की भी कि वो मुकेश राजपूत को देखने तो चले गए, षडंगी को देखने तो चले गए, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी को देखने के लिए, क्योंकि मोदी जी नाराज हो जाएंगे अगर चले जाएंगे तो ये खैर उनका आपस का मसला है, इस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है, कौन किसको देखने जाता है किसको देखने नहीं जाता है। लेकिन जो संजय राउत कह रहे हैं समिता जी, वो मोहन भागवत पर, पूरे आरएसएस पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस को नरेंद्र मोदी से बचाओ, ये कहना शायद चाहते हैं संजय राउत। हालांकि उनको भी खुलकर कहना चाहिए इस बात को समिता जी। जी बिल्कुल। और अभी जो अंबेडकर जी के अपमान का मुद्दा है ये अब बढ़ता जा रहा है, और इधर इसके साथ साथ बीजेपी के लिए एक दूसरी मुसीबत ये भी हो गई है कि मोहन भागवत ने अब ये जो बयान दे दिया है, इस पर अब मोदी अपना बचाव किस तरह से करेंगे। और इधर दिल्ली चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं, उसमें आज अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी है। अरविंद केजरीवाल की अगर वो बाइट हमारे पास है तो उसको सुन लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्या अंबेडकर जी का मुद्दा अब दिल्ली चुनाव में भी अहम होने जा रहा है और इसका क्या असर बीजेपी पर पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। पहले सुन लेते हैं अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। जिस तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई करके एक नहीं दो डबल पीएचडी करी, दो डॉक्टरेट हासिल की, और उन यूनिवर्सिटी से की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें आज की डेट में भी एडमिशन लेना भी बड़ा मुश्किल है और उनको पैसे की किल्लत हुई, लेकिन आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज़ाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसलिए आज मैं पूरे दलित समाज के लिए ये घोषणा कर रहा हूँ डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप की, कि किसी भी बच्चे को विदेश में आप बाबा साहब अंबेडकर के बताए हुए पदचिन्हों पे चलिए, उनके बताए हुए उनके जीवन में उन्होंने जो कुछ हासिल किया वो हासिल करने की कोशिश कीजिए, आपका साथ हम देंगे। यहाँ पर अमलेंदु जी, जिस तरह से अभी ये कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर स्कॉलरशिप की घोषणा कर दी, अभी तक दिल्ली चुनाव में पूर्वांचली और रोहिंग्या ये सारे मुद्दे बन रहे थे, और इसके अलावा बिजली पानी ये सारे मुद्दे तो थे ही। अभी ये जो घोषणा हो गई है, और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार को जो चिट्ठी लिखी थी कि आपको अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, तो क्या बिहार और दिल्ली इन दोनों आने वाले चुनाव में अंबेडकर जी का मुद्दा, उनके सम्मान का मुद्दा क्या बड़ा बनने जा रहा है, और दोनों जगहों पर जो दलित समुदाय के वोटर्स हैं, क्या अब बीजेपी उनको खो चुकी है? देखिए समिता जी, तो साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये बड़ा मुद्दा बन रहा है। सिर्फ चुनाव का मुद्दा ही नहीं है, आंदोलन का मुद्दा भी है और अमित शाह के इस्तीफे का मुद्दा भी है। तो ये मुद्दा तो बड़ा बनता चला जा रहा है। अमित शाह अगर इस्तीफा दे देंगे तो ये मुद्दा दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा, और अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। तो अब ये बीजेपी को तय करना है कि उसको दिल्ली में क्या करना है, अमित शाह का इस्तीफा दिलाना है या दिल्ली खोनी है। हालांकि हाथ में अभी भी नहीं है उसकी दिल्ली, लेकिन जो एक कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद हो सकती थी, क्या वो उम्मीदें भी खोनी है, तो ये बीजेपी को तय करना है। इसी तरीके से बिहार में भी ये मसला बनेगा। यानी अगर चुनाव समिता जी आज हो चाहे कल हो, अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनावों में ज़बरदस्त तरीके से नुकसान होगा। और सिर्फ चुनाव में नुकसान नहीं होगा, जनाधार के आधार पे भी उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, और उसके सहयोगी जो हैं उससे बितकेंगे। सबसे बड़ी बात ये कि केंद्र की सरकार जो है वो खतरे में आएगी, क्योंकि फिर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, इन सब पर दबाव बनेगा कि बीजेपी से नाता तोड़ो। चूँकि बाबा साहब अम्बेडकर का भरी संसद में अपमान करने वाला व्यक्ति जो है वो देश का गृह मंत्री है, और नरेंद्र मोदी ने उसको बर्खास्त नहीं किया और उसने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। तो एक बड़ा मसला बनेगा, इनके ऊपर दबाव पड़ेगा। एकनाथ शिंदे अभी से दबाव में देखे जा रहे हैं, इसलिए वो आज दीक्षा भूमि पहुंच गए ये बताने के लिए कि वो बाबा साहब के साथ हैं, अमित शाह के साथ नहीं हैं। और उन्होंने जो कहा भी है उसकी प्रतिध्वनि भी समिता यही निकलती है कि बाबा साहब जो हैं वो फैशन नहीं है नाम लेने का। बाबा साहब के सिद्धांत तो बहुत लंबी चौड़ी उन्होंने बातें कही हैं, वो सीधी सीधी एक तरीके से एकनाथ शिंदे ने अमित शाह को आईना दिखाया है। तो यानी एनडीए की तरफ से अब अमित शाह को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को शीशा दिखाने की शुरुआत हो चुकी है। अगर बीजेपी इसको समझ पाती है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ पाती है तो मोदी जी की सरकार भी खतरे में है, और बीजेपी के हाथ से दिल्ली तो निकला ही हुआ समिता जी। जी बिल्कुल, बीजेपी दिल्ली पर बहुत समय से काबिज होने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसको मौका नहीं मिला है। और अब अमित शाह का ये जो बयान है, ये बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन चुका है, और ऐसा लग रहा है
कि न केवल दिल्ली या बिहार चुनाव बल्कि आने वाले वक्त में मोदी सरकार के लिए ही एक बड़ा खतरा बन गया है। अभी बजट सत्र जब होगा तब भी इस मामले की गूंज उठेगी ही और उसमें मोदी अपना कैसे बचाव करेंगे। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते हैं तब इंडिया गठबंधन अपनी लड़ाई और तेज करेगा ही। और मायावती का ये जो उनका ऐलान है कि हम देश भर में आंदोलन करेंगे, तो देखना है कि 3 दिन बाद 24 तारीख को मायावती के कार्यकर्ता क्या कुछ करते हैं। और इस बीच इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, ये सारे लोग तो लगातार सड़क पर इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं और बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। तो अमलेंदु जी, आज इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। आगे भी आप बने रहिए डीबी लाइव के साथ और देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।